हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन पिछले लेक्चर में मूंगफली की बात कर रहे थे, ग्राउंडनट की बात कर रहे थे, बहुत सारी बात अपन कर चुके हैं और कुछ पार्ट अपना रिमेनिंग रह गया था। तो वो जो है अपन इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे ग्राउंडनट के बारे में। चलो चलते हैं, इसमें बात करते हैं अपन। सबसे पहले आता है इसका बुआई का समय क्या रहेगा। तो मूंगफली की जो बुवाई है स्पेशली खरीफ के अंदर करते हैं। स्पेशली कहाँ कब करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। खरीफ फसल है, मध्य जून से जुलाई के बीच में मानसून के समय इसकी बुवाई की जाती है। लेकिन कुछ जो लोग हैं इसकी बुवाई जो है जायद के रूप में भी करते हैं, जायद की फसल के रूप में भी लेते हैं। तो जायद के रूप में इसकी बुवाई फरवरी मार्च के अंदर कर देनी चाहिए, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। इसकी बीज दर काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी बीज दर एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो वैसे आप जानते हो मूंगफली दो प्रकार की होती है। एक तो है झुमका टाइप, झुमका यानी कि पौधा सीधा बढ़ेगा, इस प्रकार से वृद्धि करेगा, उसे अपन झुमका टाइप कहेंगे। और दूसरा विस्तारित टाइप, स्प्रेडिंग टाइप, जो भूमि की सतह पर इस प्रकार से फैलेगा, उसे जो है अपन विस्तारी के रूप से जानेंगे। तो आप भी जानते हो अगर पौधा सीधा बढ़ रहा है तो उस केस में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या ज्यादा होगी, और जो भूमि के अंदर फैल रहा है, भूमि के ऊपर फैल के चल रहा है या फैल के बढ़ाई कर रहा है, तो उस केस में उसके पौधे जो होंगे प्रति हेक्टेयर कम होंगे। तो सीधी सी बात है कि विस्तारी के अंदर पौधे कम होंगे, फैलेगा, इसलिए इसकी बीज दर 60 से 80 किलोग्राम है। और जो झुमका वाली है पौधा सीधा बढ़ेगा, इसलिए इसकी बीज दर अधिक चाहिए, 80 से 100 किलोग्राम बीज दर ली जाती है। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लॉजिकली याद करना है। इसको आप 5 स्टार लगा दे इसकी सीड रेट को, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई 60 से 80 किसकी होती है, झुमका या जो आपकी स्प्रेडिंग वाली विस्तारी वाली होती है उसकी होती है, क्योंकि वो फैल के जो है ग्रोथ करती है। और किसकी 80 से 100 होती है, तो वो बंच वाले की होती है, झुमका वाले की, जिसमें पौधा सीधी बढ़वार करता है। अब इसी चीज को आप कोरिलेट कर सकते हो ज्यामिति से। भाई सीधी सी बात है, जो झुमका वाली है जो सीधी बढ़वार कर रही है, उस केस में आपकी कतार से कतार की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो है 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो है 10 सेंटीमीटर रखते हैं, क्योंकि पौधा सीधी बढ़वार कर रहा है। जबकि स्प्रेडिंग टाइप की बात करें, जो फैलने वाली है उसकी बात करें, वह फैलेगी, इस वजह से उसकी कतार से कतार की दूरी जो है अधिक रखनी पड़ती है 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधा भी अधिक रखेंगे क्योंकि वह फैलती है 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई बीज दर कितनी और ज्यामिति कितनी क्या है। तो भाई जो सीधी बढ़वार कर रही है उस केस में जो है उसकी बीज दर अधिक लगेगी, और उसमें पौधे से पौधा और कतार से कतार की दूरी आपको कम रखनी पड़ेगी। और जो फैल रही है उस केस में बीज दर कम रहेगी, और आपकी जो कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी जो होगी वह अधिक रहेगी, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट किस किस से करते हैं। वैसे बीजोपचार का तरीका आपको पहले बताया हुआ है, FIR, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक 5 स्टार है कि बीजोपचार किस किस से करते हैं, पहले फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, फिर राइजोबियम कल्चर से। ये बेसिकली आपको हर फसल के केस में ध्यान होना चाहिए। तो इस केस में फंजीसाइड या कवकनाशी के रूप में बात करें तो इसमें अपन बीजोपचार कर सकते हैं, थायरम से कर सकते हो, देन जाइनेब से कर सकते हो, देन आपका जाइनेब डाइथेन से कर सकते हो, सेरेसेन से या मेनकोजेब से आप बीजोपचार 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार कर सकते हो। और इंसेक्टिसाइड आई की बात करें तो इसमें इमिडाक्लोरपिड या क्लोरपाइरिफोस, इमिडाक्लोरपिड जो है आपके रस चूसक कीड़ों की समस्या इसके अंदर नहीं हो, सकिंग पेस्ट की समस्या नहीं हो, उसके लिए आप इसमें कर सकते हो। क्लोरपाइरिफोस जो है इसमें दीमक और सफेद लट का प्रकोप नहीं हो, उसके लिए इसे आप उपचार कर सकते हो। देन आता है राइजोबियम कल्चर, जैव उर्वरक के रूप में दलहनी फसल है, ये पल्स क्रॉप है, इसलिए इसमें राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करना काफी ज्यादा आवश्यक है। और इसमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, इसको 5 स्टार दे कि इसमें राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं मूंगफली में बीजोपचार करने के लिए, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम लेते हैं। और यह मूंगफली में 600 ग्राम, हर फसल के अंदर 600 ग्राम ही लेते हैं, 200-200 ग्राम के 3 पैकेट। इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ को घोल के उबालते हैं, देन उसको ठंडा होने पर उसके साथ जो है अपन 600 ग्राम कल्चर के पैकेट खोल के बीजों को उपचारित करने का काम इसके अंदर करते हैं। दीमक के लिए बीजोपचार के लिए 40 लीटर बीज के लिए, 40 किलो बीज के लिए 1 लीटर क्लोरपाइरिफोस जो होती है पर्याप्त रहती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया बीजोपचार का तरीका क्या है, FIR है। और इसमें R काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये दलहनी फसल होने की वजह से, लेग्यूमिनस फसल होने की वजह से इसमें कल्चर जो है कौन सा काम में लेंगे, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम लेंगे, जो आपको मालूम होना चाहिए।
देन नेक्स्ट वन आता है इसके केस में उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन इसको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता इसको होती है। और आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो तिलहनी जो फसलें होती है, तिलहनी जो फसलें होती है अर्थात ऑयल सीड जो क्रॉप होती है, उस केस में आपको विशेषकर चीज ध्यान रखनी है कि तिलहन के अंदर जो है तेल के निर्माण के लिए, ऑयल की फॉर्मेशन के लिए सल्फर की सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। सल्फर जो है बहुत ज्यादा आवश्यक उन फसलों को होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सल्फर की पूर्ति के लिए पौधे के अंदर जो फॉस्फोरस जो आप दे रहे हो वह फॉस्फोरस देनी है आपको एसएसपी के द्वारा, सिंगल सुपर फॉस्फेट के द्वारा। किसके द्वारा देनी, सिंगल सुपर फॉस्फेट के द्वारा जो है आपको इसमें जो है फॉस्फोरस देनी है। और सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर जो होता है आपको मालूम हो इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें सल्फर भी होता है और इसमें फॉस्फोरस भी होता है। तो तीनों एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, इसलिए एसएसपी से देते। पहली बात तो ये जो आपको ध्यान रखनी है तिलहनी फसलों के केस में और स्पेशली मूंगफली के केस में। और दूसरा आता है इसके केस में दैट इज द जिप्सम का केस। और जिप्सम के केस में आपको पता है इसमें कैल्शियम होती है और सल्फर होती है, तो दोनों ही होती है। इस वजह से जो है तिलहनी फसलों के अंदर जिप्सम की मात्रा 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जो है 3 साल में एक बार रिकमेंड करने की अनुशंसा दी जाती है। जबकि फॉस्फोरस जो है आपको इसके अंदर एसएसपी के थ्रू देना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम, सल्फर और फॉस्फोरस तीनों होती है। अब मूंगफली के केस की बात करें तो मूंगफली के केस में आपको पता होना चाहिए कि सल्फर जो है वह ऑयल के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। और दूसरा इसके अंदर जो कैल्शियम जो अपन जिप्सम से दे रहे या एसएसपी से दे रहे, तो कैल्शियम जो होता है मूंगफली के अंदर दाने का निर्माण करता है, दाने का निर्माण करता है, ग्रेन की फॉर्मेशन करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और आपको बताओ कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर मूंगफली के अंदर होती है तो इसके अंदर एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसे अपन पॉपिंग के नाम से जानते हैं, अर्थात दाने का निर्माण मूंगफली के अंदर नहीं होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है मूंगफली के लिए कैल्शियम, क्योंकि अगर कैल्शियम अगर मूंगफली को अगर नहीं मिलेगा तो उसकी फली के अंदर, पोट के अंदर ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी, दाने का निर्माण नहीं होगा, इसलिए उसके लिए कैल्शियम भी बहुत ज्यादा आवश्यक है सल्फर के साथ साथ। इसीलिए जो है मूंगफली की फसल में जिप्सम का उपयोग और सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखना है। यह आपके लिए पूरा पॉइंट जो है 2 स्टार है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे अपन ने देखा मूंगफली में फास्फोरस को जो है एसएसपी के द्वारा, क्योंकि इसमें सल्फर जो होती है 12%, फास्फोरस जो होती है 16% और कैल्शियम जो होती है 19%। इसको आप 2 स्टार दे दीजिए। परसेंटेज आपको ध्यान रखना है कितने परसेंट में ये होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई फास्फोरस जो है एसएसपी से देते हो और इसमें इतना परसेंट फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम होता है। इसमें पॉपिंग की समस्या 5 स्टार, पॉपिंग यानी कि उसमें दाने का निर्माण नहीं होना, और ये जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है। पॉपिंग का केस भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। मूंगफली के अंदर जो है होलोहट की समस्या रहती है, वो बोरोन की कमी से होती है। देन इसमें जिप्सम जो है 3 साल में एक बार देने की आवश्यकता होती है, और इसके अंदर जो होता है आपका कैल्शियम एंड सल्फर होता है जो आपको होना चाहिए। 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर दिया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फर और कैल्शियम, जो किसके थ्रू देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं, और उसके अंदर कंटेंट क्या है जिप्सम और आपके एसएसपी के अंदर, वो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर सिंचाई की बात करें या इरिगेशन की बात करें मूंगफली में, तो इसमें 2 क्रिटिकल स्टेज मानी गई है, 2 क्रांतिक अवस्थाएं इसकी मूंगफली के अंदर मानी गई है जो सिंचाई के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली जो सिंचाई इसमें करनी चाहिए फर्स्ट इरिगेशन एट द फूल आने से पहले, प्री फ्लोरिंग स्टेज पर, और सेकंड जो इरिगेशन इसमें करते हैं दूसरी सिंचाई वो सुइयां बनते समय एट द टाइम ऑफ द पेगिंग 55 डेज आफ्टर सोइंग पर आपको इसमें जो इरिगेशन करने की आवश्यकता होती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आपको पता है मूंगफली जो है आपकी लेग्यूम क्रॉप है, और लेग्यूम क्रॉप के अंदर आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो लेग्यूम जो क्रॉप से, लेग्यूम फसल जो है उसको आपको एक ट्रिक के रूप में याद रखना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। नंबर फर्स्ट, लेग्यूम फसलों के अंदर इज PPI अर्थात प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड अर्थात बुआई से पूर्व आप खेत के अंदर कौन सा जो है हर्बिसाइड काम में ले सकते हो, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे ले सकते हो फ्लूक्लोरेलिन, जिसे अपन बेसालिन के नाम से जानते हैं, और जिसकी मात्रा 0.75 to 1 kg पर हेक्टेयर काम में लेते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर आपका
पीई अर्थात प्री इमर्जेंस, प्री इमर्जेंस अर्थात बुवाई के बाद अंकुरन से पूर्व कोई शाकनाशी अगर खेत में लेते हैं तो उसे प्री इमर्जेंस के नाम से जानते हैं। और इस केस में आप काम में ले सकते हो पेंडी मिथेलिन, और पेंडी मिथेलिन जो आपका स्टॉम्प के नाम से मिलता है, जिसकी मात्रा 0.75 टू 1 kg पर हेक्टेयर ली जाती है। इसके बाद इसमें तीसरा आता है पीओई अर्थात पोस्ट इमर्जेंस, अर्थात जो है अपन फसल के अंकुरण के बाद जो है काम में लिया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका इमेजाथाइपर, और जिसकी मात्रा 75 टू 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर काम में ली जाती है। तो ये आपको बेसिक फंडे के रूप में याद रखना है कि लेग्यूम क्रॉप के अंदर जो खरीफ जो लेग्यूम्स है आपकी मूंग है, उड़द है, देन आपका मूंगफली है, सोयाबीन है, इनके अंदर अपन ये शाकनाशी ले सकते हैं। ये पूरे के पूरे आपके लिए 5 स्टार लायक है जो आपको ध्यान रखना है। और इनको याद रखने का तरीका भी अपन ऐसे रख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने फ्लूक्लोरेलिन एंड देन पेंडिमिथेलिन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो पीपीआई पहले आता है एंड देन फ्लूक्लोरेलिन में एफ जो होता है, आप एबीसीडी अगर बोलते हो तो एफ पहले आता है देन पी बाद में आता है, तो इस वजह से फ्लूक्लोरेलिन जो है पीपीआई में आएगा और पेंडिमिथेलिन जो है आपका पीई के अंदर आता है। देन इमेजाथाइपर जो लगाम के नाम से मार्केट में एज अ परस्यूट के नाम से भी मिलता है, जिसका उपयोग भी अपन पोस्ट इमरजेंस के रूप में कर सकते हैं। और आजकल एक और आ रहा है इसके अंदर, दैट इज द ओडीसी का जो है, जिसके अंदर आपका इमेजाथाइपर प्लस एक और कंटेंट इसके अंदर होता है, दैट इज इमेजामॉक्स होता है। ये ओडीसी के नाम से मिलता है, इसका भी जो प्रयोग है इसके अंदर अपन कर सकते हैं। आप सोयाबीन के अंदर भी इसका उपयोग कर सकते हो। तो खरपतवार नाशी का केस। इसके अलावा मूंगफली में एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें टॉक की 25 या नाइट्रोफेन नाम के शाकनाशी का भी उपयोग होता है। इसको 2 स्टार लगाए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो है इसको 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसको अपन काम में लेते हैं। देन आता है इसमें आगे मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप का काम भी मूंगफली के अंदर करते हैं। और ये बुवाई के 30 दिन बाद किया जाता है, क्योंकि इसमें पेगिंग होगी और पेगिंग के बाद इसमें पोड की फॉर्मेशन होगी भूमि के अंदर, तो इसकी जड़ें जो है बाहर नहीं निकले, इसलिए मिट्टी चढ़ाने का काम, अर्थिंग अप का काम इसके अंदर किया जाता है। भंडारण में नुकसान काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार दे, क्योंकि मूंगफली के अंदर क्या होता है, मूंगफली की हार्वेस्टिंग के बाद मूंगफलियां निकाल लेने के बाद उसको जो भंडारित किया जाता है, उसके दाने के अंदर अधिक नमी होती है और भंडारित कर दिया जाता है, तो उसके अंदर एक कवक जो है उगाती है, कवक की ग्रोथ हो पाती है और एक विषैला पदार्थ वो पैदा करती है, दैट इज द माइकोटॉक्सिन वो पैदा करती है, जिसकी वजह से मूंगफलियां जो होती है बिटर हो जाती है, कड़वी हो जाती है, जो आपको पता है। तो वो किस कारण से होती है, 8% से अधिक नमी पर भंडारित करने पर उसमें एस्परजिलस फ्लेवस नामक फफूंद, कौन सी फफूंद, एस्परजिलस फ्लेवस नामक फफूंद या कवक जो है अफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करती है, विषैला पदार्थ, जिसकी वजह से उनका स्वाद जो होता है बिगड़ जाता है। और यह अफ्लाटॉक्सिन जो होता है गाय या पशुओं को मार सकता है और बहुत ज्यादा घातक माना गया है। अब इसमें देखिए अधिक मॉइस्चर के कारण जो फंगस उग रही है वह आपकी कौन सी है, एस्परजिलस फ्लेवस है। और ये एस्परजिलस फ्लेवस कौन सा माइकोटॉक्सिन जो है प्रोड्यूस कर रही है, तो वह है आपका अफ्लाटॉक्सिन। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि मूंगफली के अंदर अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो अफ्लाटॉक्सिन मूंगफली के अंदर प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा। तो इसको याद रखने का तरीका अपने यहां आप देख लीजिए कि किस प्रकार से अपन इसको यहां पे याद कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एस्परजिलस में आ रहा है आपका ए और A4 हो गया ये ए। देन आपका अफ्लाटॉक्सिन जो अपन याद करें, अफ्लाटॉक्सिन में A4 एस्परजिलस, देन सेकंड वन आ रहा है F4 हो गया आपका फ्लेवस। तो यानी कि आपको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि ग्राउंडनट को जो है अधिक मॉइस्चर पर रखने पर उसके अंदर जो टॉक्सिन बनता है वह अफ्लाटॉक्सिन बनता है। तो यहाँ A4 हो जाएगा एस्परजिलस और देन F आ रहा है, F4 हो जाएगा फ्लेवस। अर्थात कौन सी कवक से बनता है, एस्परजिलस फ्लेवस से बनता है। और यही आपके इस 5 स्टार के अंदर आएगा कि इसके अंदर टॉक्सिन कौन सा बनता है और कौन सी कवक बनाती है, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा और जो आपको मालूम होना चाहिए।
देन आता है मूंगफली के केस में इसकी उपज कितनी प्राप्त हो जाती है, तो झुमका या बंच टाइप की उपज 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। देन विस्तारी या स्प्रेडिंग टाइप की उपज 15 से 17 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। देन सिंचित अवस्था इरिगेटेड कंडीशन में 25 से 30 क्विंटल इसकी उपज प्राप्त होती है। और औसत उपज जो है, एवरेज यील्ड जो है इसकी 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज हो गई मूंगफली की जो रिमेनिंग थी पिछले लेक्चर में, वो अपन ने यहाँ पे बात की। इसके बाद मूंगफली के बारे में जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज कौन सी लगती है, तो वो आप एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी सेक्शन के अंदर पढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच।